हाय व्यूवर्स, दिस इज मी रिबाहा इमरान एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। व्यूवर्स, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन ऑन करना मत भूलिएगा, क्योंकि आज हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर अभिषेक मिश्रा जी ने, जो कि किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। सर, बेहद शुक्रिया कि आपने हमारे व्यूवर्स के लिए टाइम निकाला। थैंक यू रिबात, आपने बुलाया, बहुत बहुत धन्यवाद। और thank you so much। सर, आपकी आवाज़ बड़ी स्लो है और आज कुछ इंटरनेट बहुत ज़्यादा इशू चल रहा है। आपको पता है कि यहाँ पर थोड़ा-सा पीटीए का जो प्रोटेस्ट वगैरह है और यहाँ पे रास्ते वगैरह जो हैं वो बंद किए गए हैं, और इसके अलावा इंटरनेट पे भी बहुत ज़्यादा मतलब मुश्किल से व्हाट्सऐप चल रहे हैं, मुश्किल से इंटरनेट में यानी कि प्रोग्राम किए जा रहे हैं यूट्यूब पे। और इस टाइम लाइव आने का भी मकसद यही था कि हम जो है कुछ प्रोडक्टिव बात करें। सुबह से कोशिश की जा रही है, लेकिन इंटरनेट सही ना चलने की वजह से नहीं की जा रही। तो ये तो हमारी ज़िंदगी का पार्ट बन चुके हैं और हमें इससे जो है वो इसी के साथ ज़िंदगी गुज़ारनी है, और अब हमें आदत हो जानी चाहिए कि इंटरनेट की जो प्रॉब्लम है हमें दिन-ब-दिन और मज़ीद ज़्यादा वर्स्ट तरीके से फ़ेस करनी पड़ेगी। तो कोई नहीं, होता है, ज़िंदगी है, तो हम इसको चलाते-चलाते आज यहाँ पर पहुँच गए हैं। और इस सब में जो है वो अच्छी बात ये है कि मेरे यूट्यूब फैमिली मेरे साथ है, जो मुझे मोटिवेट करती रहती है, और मैंने दोबारा से रोड शोज़ जो हैं वो शुरू किए हैं, और ये सब आप लोगों की मोटिवेशंस की वजह से है। और तो मुझे बहुत से लोग कह रहे थे कि भैया आपने रोड शोज़ शुरू किए हैं और उस पे जो है व्यूज़ कम आ रहे हैं। मैंने उनको कहा कि भई यूट्यूब का भी एक एल्गोरिदम होता है, और उस एल्गोरिदम में जब आप उससे बाहर निकल जाते हैं तो फिर कई लोगों को नोटिफ़िकेशंस नहीं पहुँच रहे। तो मेरे ख़्याल से यही इश्यू चल रहा है कि यूट्यूब जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है, समटाइम्स उनको नोटिफ़िकेशन नहीं पहुँचते हैं, या जिस तरह मैंने थोड़ा अरसा जो है वो यूट्यूब पे काम नहीं किया, जिस वजह से मेरा शायद यूट्यूब चैनल एल्गोरिदम से बाहर निकल गया। जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब किए हुए हैं वो उनको नोटिफ़िकेशन नहीं जाता। और जब आप दोबारा से एक ब्रेक लेकर काम स्टार्ट करते हैं, तो फिर भी मैं आप लोगों के लिए हाज़िर हूँ और मेहनत कर रही हूँ। तो आप लोगों की सपोर्ट से यहाँ तक पहुँची हूँ, तो आगे भी आप लोगों से उम्मीद करती हूँ कि आप मुझे यही सपोर्ट करते रहें, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अपनी फीडबैक का मेरे रोड शोज़ जो दोबारा स्टार्ट किए हैं, उस पर ज़रूर अपना कमेंट सेक्शन प्यारा-सा कमेंट किया करें, ताकि मुझे मोटिवेशन हो। और यकीनन इंसान गलतियाँ भी करता है, वो भी मुझे आप लोग सिखाते हैं कि मैंने क्या चीज़ बेहतर करनी है, उसके लिए भी शुक्रिया। और फ़र्दर भी मैं चाहूँगी कि आप लोग मुझे ज़रूर बताएँ कि क्या किस तरह और चीज़ों को बेहतर किया जा सकता है, और हम ज़रूर उस पर मेहनत करेंगे, और ताकि कुछ प्रोडक्टिव काम किया जा सके। और ये सिर्फ़ और सिर्फ़ आप लोगों की सपोर्ट और मैं कहती हूँ कि मोटिवेशंस की वज़ह से होता है, जो आज मैं दोबारा से काम कर रही हूँ। थैंक यू सो मच। डॉक्टर साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया, व्यूअर्स आपका भी बहुत शुक्रिया। जी, थैंक यू रिबात जी। और हम लोग आपके साथ हैं, आप काम कीजिए, आप बहुत अच्छा कार्य कर रही हैं। इस विकट परिस्थितियों में परिवार चलाना, घर चलाना सब बहुत आसान नहीं होता, मैं समझ सकता हूँ। और भारत की जनता आपको बहुत प्यार करती है, भारत की बेटी की जैसे देखती है। तो हमारी आपके पिताजी के लिए शुभकामनाएँ हैं, और ईश्वर से, अल्लाह से हमारी प्रार्थना है कि वो जल्दी ठीक हो जाएँ और आप फिर से अपने पिता का जो प्यार है वो पा सकें। जी। थैंक यू सो मच सर। और आज हम मेरा टाइटल देखकर जो है वो समझ आ ही गया होगा सबको। सर, मैंने कल एक रोड शो किया और एक न्यूज़ मेरे सामने आती है, बल्कि मैंने 2 रोड शोज़ करने थे, बट हुआ ये कि आपको पता है कि यहाँ पर लॉकडाउन लग चुका है स्मोक की वज़ह से, और 8 बजे तक आप कर सकते हो, और मतलब शाम तक मेरी क्लासेस रहीं, उसके बाद एक ही प्रोग्राम जो है वो पॉसिबल हो चुका। और मैं कल से उस वीडियो को जो है अपलोडिंग पे लगाई हुई, अभी तक स्टिल वो अपलोड नहीं हुई। तो मैंने अब कल सुबह तक वो आएगी, सुबह 6 बजे अपलोड होगी, और उसका टॉपिक भी आपके साथ डिस्कस करूँगी कि सऊदी अरेबिया जो है, और इलेक्शन पर भी मैंने करना था रोड शो, कि इंडिया में जो इलेक्शन हुए, यूपी में जो है वो उसके इलेक्शन हुए, जिसमें बीजेपी पार्टी जो है वो जीती है, और ये उसकी जो मेजॉरिटी थी वो 60% वहाँ पर उस एरिया के मुसलमान थे। वो भी सारी चीज़ें मैंने अपने आवाम के साथ डिस्कस करनी थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो नहीं कर सकी। लेकिन एक और मज़ेदार टॉपिक भी मैंने आम आवाम से डिस्कस किया था, और वो ये है कि सऊदी अरेबिया होस्ट कर रहा है आईपीएल ऑक्शन। सर, क्या कहना चाहेंगे? पिछले दिनों हमने जो है वो वहाँ पर कॉन्सर्ट भी देखा। मुझे लगता है कि सऊदी अरब जो है वो सेकुलर कंट्री होता जा रहा है, जहाँ पर कॉन्सर्ट्स हो रहे हैं, जहाँ पर इंडिया के साथ हाथ मिलाकर जो है आईपीएल ऑक्शंस को जो है वो
मतलब मैं कह रही हूँ कि होस्ट किया जा रहा है, सऊदी अरब जो है उसे होस्ट कर रहा है। सर क्या कहना चाहेंगे? पहले हम आगाज़ जो है वो सऊदी अरेबिया से करेंगे, फिर उसके बाद हम इलेक्शंस पर आएँगे। ये बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए, सऊदीया के जो प्रिंस हैं, प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान, मैं उनका बड़ा फ़ैन हूँ। आई एम अ वेरी बिग फ़ैन ऑफ मोहम्मद बिन सलमान साहब। क्योंकि वो जो कर रहे हैं वो आसान नहीं है, वो बड़ा मुश्किल है। ये युगांतरकारी कार्य कर रहे हैं वो सिर्फ़ सत्ता नहीं पाना चाहते हैं, वो सत्ता से दिशा और दशा सऊदी के समाज की जो है वो हमेशा के लिए बदलना चाहते हैं। तो बहुत ही बड़े लीडर हैं, बहुत सक्षम लीडर हैं, विजनरी हैं, एबल हैं, एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर हैं। मैं देखिए वो एक बात लोगों को ध्यान रखना चाहिए, वो संत नहीं है, वो एक सत्ता के खेल में है, और जिस सत्ता पे जिस तरीके से वो सत्ता को चलाना चाहते हैं वो प्रशंसनीय है। तो सत्ता में रहने वाले को रियल पॉलिटिक्स भी फेस करनी पड़ती है। तो कोई उनसे ये ना कहे कि भाई ये तो मोहम्मद बिन सलमान साहब ये भी कर रहे हैं, वो भी कर रहे हैं। वो सब जो सत्ता में रहने के लिए उनको करना चाहिए वो तो वो करेंगे ही। देखिए, भारत से वो जुड़ना चाहते हैं। देखिए, ऐसा नहीं है कि वो चाहते तो ईपीएल का भी ऑक्शन करा सकते थे, यूरोपियन प्रीमियर लीग का। बहुत सारे होते हैं, ला लीगा, प्ली, बहुत सारे लीग होते हैं फुटबॉल जी, से आपकी रिलेटेड। सॉरी टू इंटरप्ट, लेकिन अगर आपने कहा कि वो अपनी सत्ता में रहने के लिए कुछ भी कर रहे हैं, तो आप मुझे ये बताएँ कि अगर वो नहीं, सत्ता मैंने में ये रह नहीं कहा कि वो सत्ता में रहने के लिए कुछ भी कर रहे हैं, आपने गलत समझा। मैंने कहा कि वो संत नहीं है, वो सत्ता में रहने के लिए उनको और भी बहुत कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि अदरवाइज लोग उनको उठा के फेंक देंगे। वो ऐसा कार्य करना चाह रहे, कोई आपको बर्दाश्त नहीं करता। तो मैं उन चीजों पे जज नहीं करना चाहता मोहम्मद बिन सलमान साहब को, जैसे उन्होंने अपने भाइयों को जेल में डाल दिया, ये सब चीजों पे मैं नहीं जाना चाहता। मैं उनका बहुत बड़ा प्रशंसक हूँ। वो एक विजन रखते हैं, उनको पता है उनको क्या करना है, उनको ये भी पता है कि आने वाले 40-50 साल में सऊदीया को कहाँ लेकर के जाना है। बहुत यंग है, एनर्जेटिक है। तो इसलिए मतलब मैं ये कहूंगा कि मैं उनका बड़ा सम्मान करता हूँ। आईपीएल का ऑक्शन हुआ, बड़े ग्लैमर और ग्लिट्स के साथ हुआ। वहां पे आप देखिए, वो मैंने जैसा कहा कि यूरोपियन प्रीमियर लीग को बुला सकते थे, करवा सकते थे, बहुत कुछ और भी इस तरीके के जो स्पोर्ट्स होते हैं उसको वो करवा सकते थे, मगर उन्होंने जानबूझ के आईपीएल को चुना, क्योंकि वो भारत के आईपीएल में इन्वेस्ट करना चाहते हैं और आईपीएल का एक फ्यूचर है। और देखिए, जो अरेबिक पीपल है ना, मैं उनके साथ रहा हूं, मैं उनकी मानसिकता को समझता हूं, तो वो गोरों से बहुत प्रभावित रहते हैं। गोरे जो करते हैं वो उस काम को करना चाहते हैं। तो इसलिए जब आप ये देखिए कि आईपीएल में गोरे जो हैं वो बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। और अब तो आप देखिएगा कि आईपीएल में जो आते हैं, जब हमारे फॉरेन खिलाड़ी होते हैं, वो लोकल एड्स में पार्टिसिपेशन करते हैं, लोकल कल्चर के प्रमोशन के लिए पार्टिसिपेशन करते हैं। बहुत बड़े एक ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर हैं, मैं अगर गलत नहीं हूँ तो दर्शकों से मैं कहूँगा मुझे ठीक करेंगे अगर गलत हूँ, डेविड वार्नर साहब। पूरे परिवार के साथ आप उनका टिकटॉक पे वीडियो देख सकते हैं, अपनी वाइफ, अपनी दोनों बिटियाओं के साथ। वो गाने हिंदी, तेलुगु और तमिल गानों के ऊपर वो अपना टिकटॉक डालते हैं। बच्चे भी उनके हिंदी गाने के ऊपर डांस कर रहे होते हैं, वो स्वयं भी डांस कर रहे होते हैं। कई बार फिल्म मैदान पे भी वो पुष्पा का ये वाला जो अपना स्टाइल है वो कर रहे होते हैं। तो एक आत्मीयता बन गई है, समझ रहे हैं। मतलब मैं आपको बताऊं कि मैंने ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ियों को ये भी कहते हुए सुना है कि ऑस्ट्रेलिया की जो एक मतलब ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ियों में जो एक वो होता था, मतलब पैशन, सामने वाले को क्रश कर देने का डोमिनेंस, और जो उनके में एग्रेशन दिखता था, वो आईपीएल में आने के बाद खत्म हो गया है। उसका रीजन ये कि सब फ्रेंड्स बन गए एक दूसरे के। तो वो उस तरीके का एग्रेशन नहीं रहा जो पहले आज से 10-20 साल पहले हुआ हुआ करता था। तो थिंग्स आर चेंजिंग, और ये बात वो देख रहे हैं, क्या नाम है, मोहम्मद बिन सलमान साहब। और वो ये चाहते हैं कि भारत जो है वो भारत से जुड़े, भारत की इन चीजों में जुड़े, अपना वो योगदान दे। तो इसलिए ये एक बहुत ही वेलकमिंग जेस्चर है मोहम्मद बिन सलमान साहब का। आईपीएल में शायद वो कोई टीम भी लेना चाह रहे हैं या इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, और मैं तो कहूंगा बिल्कुल उनको करना चाहिए, क्योंकि ही इज अ मैन ऑफ विजन। हुँ। जी।
सही हो गया। अच्छा अंकुर जी ने कहा कि न्यू कार खरीद लिया। अच्छा ऐसा कुछ नहीं है कि मैंने न्यू कार खरीदी है, वो बेसिकली मेरी फ्रेंड की कार है और यूनिवर्सिटी क्लास वालों की जो मैंने अभी रील अपलोड किया उस पे काफ़ी लोग जो है नीचे कमेंट करे ले और सबको लग रहा है कि मैंने न्यू कार खरीदी है और वो मेरी कार नहीं है, मेरी फ्रेंड की है। और जिस कार में आप बैठ गए रिवाज जी, वो आपकी कार है। और कल को मेरी दोस्त मेरे से दोस्ती छोड़ दे। ठीक है, कार दे के छोड़े। दोस्त चाहिए कि कार? सर दोनों चाहिए। ओ जी। रवि थापा साहब आपको कह रहे हैं कि आई वॉन्ट यू टू इन्वाइट यू टू लुबना, वो चाह रहे हैं आप लुबना जी को बुलाइए भाई। लुब्ना जी जो है वो आजकल थोड़ी-सी मसरूफ़ हैं अपने सख्त शेड्यूल की वजह से, तो इस वजह से वो जरूर काइंडली आएंगी, लुबना जी को परिवार देखना पड़ता है बहुत, उनका इंग्लिश चैनल है और हिंदी भी चैनल है, जी, तो वो फिर अपने दोनों मुश्किल हो जाता है। तो दैट्स व्हाई वो शायद मतलब किसी भी मेरे ख़्याल से पाकिस्तानी चैनल पर नहीं आ रही और ये सीन है। नहीं नहीं, हाँ बिल्कुल आएंगी। लुबना जी बहुत ही एक अच्छी मतलब वो है नहीं, खातून। मैं वही बता रही हूँ कि उनका अभी जो है वो अपने फैमिली को थोड़ा-सा टाइम दे रही हैं और साथ में उनके दोनों चैनल्स भी हैं, तो मैं समझ सकती हूँ कि चीज़ें समटाइम्स आपके वो कंट्रोल में नहीं होती हैं, जब आपका जो शेड्यूल इतना बिज़ी हो जाता है। जैसे पास्ट में जैसे मैं जब मेरे फादर अच्छा, एक बहुत बड़ा अच्छा क्वेश्चन आया है नीचे, लेट्स टेक इट अप। लाफा जी। चैंपियन साहब का, Abhishek, as a law expert, do you think it's worth investing in property in Dubai? Sir, first of all, it has nothing to do with the law. Investment priority is an economic decision, a financial decision, not a legal decision. As a lawyer, my job would have been to facilitate. As a lawyer, मेरा जॉब ये होता कि मैं आपके इन्वेस्टमेंट को फैसिलिटेट कर देता। जैसे आप कह रहे हैं कि हम प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो किस फॉर्म में इन्वेस्ट करना चाहते हैं? आप प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, लैंड खरीदना चाहते हैं, अपार्टमेंट खरीदना चाहते हैं, या लैंड खरीद करके आप अपार्टमेंट बनाना चाहते हैं, रियल एस्टेट के बिजनेस में जाना चाहते हैं? बहुत तरह के क्वेश्चन आएंगे। उसके लिए फिर आपको वहाँ के कंप्लायंस देखने पड़ते हैं। जब आप दुबई में जाएंगे तो क्या एक फॉरेनर प्रॉपर्टी खरीद सकता है? प्रॉपर्टी खरीद के क्या वो ओनरशिप ले सकता है? ओनरशिप ले सकता है तो फिर उसकी रजिस्ट्रेशन का क्या प्रोसेस है? अगर वो बिजनेस के लिए प्रॉपर्टी लेना चाहता है उसका क्या प्रोसेस है? तो दीज आर द क्वेश्चन विच इज कंसर्निंग द लॉ। अब अगर मान लीजिए आप प्रॉपर्टी में, सिंस यू यूजिंग द वर्ड इन्वेस्ट एंड नॉट 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 जस्ट एक्सपेंडिचर, यानी कि आप पैसा कमाना चाहते हैं वहां पे इन्वेस्ट करके, तो फिर कुछ दूसरा क्वेश्चन होगा कि आप वहां से एक्सपेट्रिएट कैसे करेंगे मनी को, या रिपेट्रिएट कैसे करेंगे मनी को इंडिया में, कैसे आएगा? ये सब चीजें लॉयर का काम होती है। या फिर वहां पे आपकी कोई डिस्प्यूट हो जाए तो फिर अगर एक आर्बिट्रेशन ट्राइब्यूनल बनेगा, वहां मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ। बट एज अ लॉयर आई कांट सिंपली गिव यू एन ओपिनियन कि आपको इन्वेस्ट करना की चाहिए कि नहीं। मुझे प्रॉपर्टी मार्केट का दुबई में कोई आइडिया नहीं है, वो आपको वहाँ के जो एक्सपर्ट्स हैं वो बता सकते हैं, या ब्लूमबर्ग और इस टाइप के टीवी चैनल पे देखिए, वहाँ पे आपको एक इन्वेस्टर्स की सलाह दी जाती है। या ये जो न्यू ये इन्वेस्टमेंट बैंकर जो है वो अपनी रिपोर्ट्स निकालते हैं, आप उन आर्टिकल्स को पढ़ सकते हैं। बट यस, सिंस आई एम एन इंटरनेशनल इन्वेस्टर लॉयर, मीडिएशन, डिस्प्यूट रिजोल्यूशन इज समथिंग माय एक्सपर्टीज। वहां मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ। बल्कि कई बार मैं सोचता हूँ खुद का अपना मीडिएशन सेंटर खोलूँ और खुद का अपना आर्बिट्रेशन प्रैक्टिस शुरू करूँ। बट चूंकि सब कुछ करना अभी इतना आसान नहीं रहता। बट यदि आप में से किसी को मेरे एज अ डिस्प्यूट रिजोल्यूशन लॉयर की जरूरत पड़े या मीडिएशन की जरूरत पड़े, तो आई एम ऑलवेज एट योर सर्विस। बट सर, जो आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं, दिस हैज नथिंग टू डू विद द लॉ, इट हैज मोर टू डू विद द फाइनेंशियल बिजनेस और द इकोनॉमिक डिसीजन ना, कि आप उससे पैसा कमा पाएंगे या नहीं। आई एम सेइंग कमा पाएंगे या नहीं बिकॉज आप वर्ड यूज कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट इन प्रॉपर्टी। ठीक है ना, वो इन्वेस्टमेंट कई तरीके से हो सकती है। जैसे वहाँ के एग्जिस्टिंग रियल एस्टेट कंपनीज जो हैं, आप उसमें पैसा लगा सकते हैं, उनके शेयर्स खरीद सकते हैं, वो भी आपका इन्वेस्टमेंट हो सकता है। आप लैंड खरीद करके वहाँ पे अपने नाम से रख सकते हैं, वो इन्वेस्टमेंट हो सकता है। लैंड खरीद करके आप वहाँ पर अपनी खुद की बिजनेस या अपार्टमेंट या कुछ और तरीके के बिल्डिंगें बना के भेज सकते हैं, वो भी बिजनेस हो सकता है। तो बिजनेस का फॉर्म क्या होगा और बिजनेस का स्ट्रक्चर क्या होगा, ये तो फिर समथिंग वहाँ का लोकल लॉयर आपको बताएगा। जो लॉ फर्म्स होते हैं वो आपकी हेल्प कर सकते हैं इसमें। जी, आई होप आई आंसर्ड योर क्वेश्चन जी।
लोग रिवाज। नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा सर, यहाँ पर हम बात करेंगे इलेक्शंस के हवाले से। रोड शोज़ तो नहीं मैं इस टॉपिक पर कर सकी, लेकिन ये है कि सुबह मेरे 6 बजे एक बड़ा ज़बरदस्त प्रोग्राम आएगा, तो आप भी ज़रूर देखिएगा और पाकिस्तानी आवाम की उस पर क्या राय है। अभी हमने देखा कि कॉन्सर्ट भी करवाया गया सऊदी अरब में सर, और जेनिफर वहाँ पर उन्होंने स्टेज पर डांस भी किया। तो ये मुझे ऐसा लगता है कि सऊदी अरब जो है वो सेकुलर सोसाइटी बनता जा रहा है। तो सर, क्या रीज़न्स हैं कि सेकुलरिज़्म की तरफ क्यों सऊदी अरब के कदम बढ़ रहे हैं? यहाँ पर जो एक सर्वे किया गया उसके अकॉर्डिंग कुछ लोग ये कहते हैं कि सऊदी अरब को भी पता चल गया है कि मतलब फ्यूचर जो है वो अ, मेरे ख़्याल से वो एक ऑयल पे वो जो डिपेंड कर रहे थे उस पर अब नहीं है। दैट्स व्हाई वो वेस्टर्न कंट्रीज़ के साथ या सेकुलर कंट्रीज़ के साथ अपने रिलेशन को बिल्ड कर रहे हैं। सर, आप क्या एक एक्सपर्ट के तौर पे इस पर राय रखते हैं? देखिए, सेक्युलर कंट्री से क्या मतलब होता है ना, सेक्युलरिज्म से कोई आपकी पहचान नहीं चली जाती है। सेक्युलर से मतलब ये होता है कि लॉ मेकिंग जो है एसेंशियली वो ह्यूमंस के हाथ में आ जाती है। आप मैन मेड लॉ से गवर्न होते हो, उस लॉ को वो इम्यूटेबल रहता है, यानी कि उसको चेंज किया जा सकता है। उन लॉज को आप अपनी जरूरत के हिसाब से बदल सकते हो, बट ये होता है कि आप अगर डिवाइन लॉ में हैं तो उनको चेंज नहीं किया जा सकता, वो लॉ इम्यूटेबल रहते हैं। इसी के सोल्यूशन के लिए आया था सेक्युलरिज्म। बेसिकली आप एक सेक्युलर कंट्री है। आप पाकिस्तान को अगर इस्लामिक रिपब्लिक कहती हैं तो वो उचित इस हिसाब से नहीं है कि आप कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नेंस से चलती हैं। आपके पास एक मजलिस शुरा है जिसको आप पार्लियामेंट कहती हैं, उसमें लोग इलेक्ट होते हैं, वो लॉ मेकिंग का काम करते हैं। यही एक सेक्युलर सोसाइटी करती है। सेक्युलर सोसाइटी का सिंपल मतलब होता है कॉन्स्टिट्यूशनली रन सोसाइटी। यू हैव अ कॉन्स्टिट्यूशनली रन सोसाइटी, मगर चूंकि पूरा पाकिस्तान एक दिमागी रूप से मफलूज सोसाइटी है, इट्स इंटेलेक्चुअली बैंकरप्ट, तो वो दोनों चाहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन भी चाहते हैं और उसके बाद आप उसको रिलीजियस लॉ से भी चलाना चाहते हैं। अगर आपको रिलीजियस लॉ से चलाना है तो फिर आपके पास ये मजलिस शुरा और ये सब बंद कीजिए, आप अफगानिस्तान के रास्ते पे जाइए। किसी भी ऐसे समाज में जो अपने आप को इस्लामी रियासत कहता है, वहां पे पार्लियामेंट की कोई व्यवस्था नहीं है। आप यूएई से लेकर के किसी और सोसाइटी को देख ले, लेकिन जो भी सोसाइटी अपने आप को पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ डेमोक्रेसी से चलाती है, इलेक्शन करवाती है, फीमेल को आप चीफ मिनिस्टर बना के बैठी हुई हैं और आप कह रही हैं कि आप सेक्युलर सोसाइटी नहीं है। यू आर एज सेक्युलर एज इट गेट्स। बट चूंकि अब मैं हार्श वर्ड नहीं यूज करना चाहता, बट आप क्या मेंटल बैंक्रप्सी है रिबा जी, जो जितनी जल्दी दूर हो जाए उतना जल्दी आप सबके लिए भला होगा। वरना मोहम्मद बिन सलमान साहब तो उस रास्ते पे निकल चुके हैं। वो सेक्युलर सोसाइटी से उनका ये मतलब है, वो मॉडर्नाइज होना चाहते हैं। वो ह्यूमैनिटी में किसी को छोटा या बड़ा नहीं देखना चाहते हैं। वो सबको गले लगाना चाहते हैं। वो लड़कियों को सिर्फ भोग की वस्तु नहीं समझना चाहते हैं। वो उन्होंने जेनिफर लोपेज का शो करवा दिया, आपने देखा होगा वो जिस तरीके का शो हुआ है और जिस तरीके के स्क्रीन पे उनके जो डांस परफॉर्मेंस को प्रोजेक्ट किया गया, वो बहुत बड़ा मैसेज दे रहे हैं मोहम्मद बिन सलमान साहब। और ये मैसेज तब आ रहा है जबकि इजराइल और ईरान के बीच में एक छद्म युद्ध चल रहा है और इजराइल और हमास के बीच में एक डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट चल रही है। उसके बाद उन्होंने ये हिम्मत की है। मैं यूं ही नहीं मोहम्मद बिन सलमान साहब का इतना बड़ा फैन हूं। यदि मैं प्रधानमंत्री मोदी के बाद किसी भी लीडर का फैन हूं, उनकी बातों को मैं देखता हूं, तो वो है मोहम्मद बिन सलमान साहब। द मैन इज सिंपली आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग विजनरी जी। सर, मेंटल बैंक्रप्सी की आपने बात की, तो वो तो हर सोसाइटी में इस तरह के लोग पाए जाते हैं जो ये एक्सट्रीज़म नहीं, एक्सट्रीमिज़्म आपकी को। सोसाइटी में मैं इंटेलेक्चुअल्स की बात करूंगा। आई नेवर बीन आपके सोसाइटी के इंटेलेक्चुअल्स मुझे जो भी बोले, आई नेवर बीन इम्प्रेस्ड, बिकॉज मैं बता रहा हूं ना, वो बेसिक कॉन्सेप्ट्स नहीं क्लियर हैं। तो वो जब तक बेसिक कॉन्सेप्ट्स नहीं क्लियर होंगे, आप डेमोक्रेसी की भी बात करोगे, फिर पॉलिटिशियंस को गाली दोगे। आपके यहाँ का क्या है नैरेटिव? ये जो पॉलिटिक्स है, ये जो क्या है, ये जमहूरियत है, नाम निहाद जमहूरियत है। पावर है उस जमहूरियत के पास। आपके कॉन्स्टिट्यूशन में आप अपनी इलेक्टेड बॉडीज को पावर देते हो। इलेक्टेड बॉडीज के ऊपर आपने एक अनइलेक्टेड बॉडी बैठा रखी है, इस्लामी नजरिया काउंसिल, जो कि हर लॉ को जो है वो रिव्यू करने का पावर रखती है, जो कि इलेक्टेड लोग नहीं है। पावर का है उन बेचारों के पास। मैं तो हेड्स ऑफ करता हूं आपके पॉलिटिशियंस को, जिनको आप नाम निहाद कहते हो। उन्होंने जो लॉ जला रखी है
छोटी मोटी कि कल को अगर डेमोक्रेसी आती है पाकिस्तान में ट्रूली, जहां पे कि लोग खुली सांस में हवा ले सकेंगे, खुली हवा में सांस ले सकेंगे, वो इन बेचारों के दम पे आती है। क्या पावर है इनके पास? कोई पावर नहीं है। आपका चैनल है तो मैं थोड़ा डरता हूं, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आपको कोई परेशानी हो, लेकिन जो भी थिंकिंग बंदा है, जो भी समझदार बंदा है, वो ये दोनों बातें नहीं कर सकता। आप पॉलिटिशियंस को गाली भी देते हो और आपको डेमोक्रेसी भी चाहिए। पावर है नहीं उनके पास। कब उन्होंने 5 साल उन्होंने बेचारों ने सरकारें पूरी कर पाए हैं? वो उनको दो तो मौका। भाई हमारे यहाँ ऐसी डेमोक्रेसी में सरकारें आई हैं रिवाहा जी के आप सोच नहीं सकते। हमने लालू यादव जी का 10 साल का जंगल राज देखा है, हमने मुलायम सिंह यादव का आतंक का तांडव देखा है। तो इसलिए आदमी मेच्योर होता है। हमारे यहाँ पहले राज्यों में लड़ाई होती थी कि अच्छा उसके IIT खुल गया, हमारे यहाँ ये खोलो, हमारे यहाँ वो खोलो। आज एक यूनिटी है। आज सारे इंडिया के लीडर्स मिलके कहते हैं कि हम पंथ में और प्रांत में, भाषाओं में हम नहीं बरसना चाहते, हम एक भारत बनाना चाहते हैं। धीरे धीरे लोगों में वो अवेयरनेस आती है ना। तो इसलिए मैं बड़ा ही वो रहता हूँ। आपके यहाँ पे लोग फिलोसफिकली नहीं जाना चाहते। दे हैव अ वेरी शैलो अप्रोच टू एनालिसिस ऑफ अ प्रॉब्लम। दे आर नॉट मेटाफिजिकल, दे आर नॉट ट्रूली टचिंग द रूट कॉज ऑफ द डिजीज। और जब तक वो नहीं होगा रिबाहा जी, तब तक अप्रूवल नहीं आ पाएगा। यू हैव टू एनालाइज द बेसिक कॉन्सेप्ट। सही हो गया सर। हम तो वैसे अफगानिस्तान जैसा निजाम चाहते हैं पाकिस्तान में, तो उसको तो आप छोड़ ही देना। इंशाल्लाह इंशाल्लाह आपको मिलेगा। यदि आप चाहती हैं कि पाकिस्तान वो हो, तो फिर आपकी जो इच्छा है उसकी पूर्ति ईश्वर जरूर करेगा, अल्लाह जरूर करेगा। ये तो जिस तरीके से मैंने बात की है, सब समझ गए हैं कि क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। तो सर मैं यहाँ पर अब मेन टॉपिक पे पहुंचती हूँ। तो इलेक्शंस देखते हैं हम यूपी में, और यूपी में हम देख रहे हैं बीजेपी पार्टी जो है वो रूल कर रही है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? मुस्लिम मेजोरिटी इलाके में 60% जो है वो एक हिंदू MLA हैं, वो जीते हैं। क्या कहना चाहेंगे आप इसको देखते हुए? मैं कुछ कहूं, ये आप खुद सुन लीजिए, आपकी जनता सुन ले, सुन लीजिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये दूसरी बात यह है कि रामवीर सिंह और हम में कोई फर्क नहीं है। शेख ज्यादा जितने हैं वो ठाकुरों में कन्वर्ट हुए हैं। ठाकुर रामवीर सिंह तो हम ठाकुर, और हम शेख ज्यादा। हाँ, लेकिन हाजी रिजवान बहुत नाराज हो रहे हैं। सुनो, देखिए हाजी रिजवान नहीं, अगर अखिलेश जी भी नाराज हो तो हमारा कोई नहीं बिगाड़ सकते। अपने कमा खाते हैं, किसी की कमाई नहीं खाते। अच्छा, अपना कमा खाते हैं। यानी मुसलमानों के वोट पे किसी का हक नहीं है, अपनी मर्जी से मर्जी का मालिक है, मर्जी का मालिक है। अच्छा। मर्जी का। और सुनो, अगर रामवीर सिंह अपनी जगह खड़े उतरे तो ये मुस्लिम हटेगा भी नहीं। इन्होंने कहा कि मुस्लिम नहीं हटेगा। आप बताइए आपका क्या नाम? बिल्कुल, मेरा नाम मोहम्मद रिजवान है और मैं कुंदरकी से हूँ, 29 विधानसभा कुंदरकी से। और मैं ये बताना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से भाई, कि ये जो इतनी जनता, इतने लोग ठाकुर साहब के साथ है, सिर्फ उनकी मोहब्बत और प्यार है ठाकुर साहब का। और ये अब से नहीं, काफी टाइम से उन्हीं के साथ हैं और हम भी साथ हैं। हमें भी पिछला चुनाव भी हमने उनका लड़ाया था। 30 साल बाद इतिहास रच रही। क्या सीखा आपने? वो कह रहे हैं, मौलाना साहब कहते हैं कि भाई रामवीर सिंह जो है वो ठाकुर हैं, हम यहाँ के शेख, हमको शेख कहा जाता है कुंदरकी के क्षेत्र में। बेसिकली हम जितने भी शेख हैं हम भी कन्वर्ट हुए हैं ठाकुर से, तो रामवीर सिंह ठाकुर तो हम भी ठाकुर। तालियां। सो पॉइंट क्या है? पॉइंट ये है कि ठीक है, आपकी एक आइडेंटिटी है, कई आइडेंटिटियां हो सकती हैं इंसानों की, मनुष्यों की कई आइडेंटिटियां हो सकती हैं। तो अब एक ही आइडेंटिटी को रखना है, बाकी को कैंसिल करना है, दिस डजंट वर्क आउट। तो उन्होंने यही कहा कि हम भी ठाकुरों से कन्वर्ट हुए हैं, तो क्या हुआ, जब मुस्लिम है तो हम ठाकुर तो ही हैं, और हम भारतीय सनातनी मुसलमान हैं। बात खत्म हो गई। उसके बाद आप सनातनी है, उसके बाद आप अपना आराध्य किसको मानते हैं, कोई वो नहीं है। आपको अल्लाह से सुख मिलता है, ईश्वर जाइए आप अल्लाह के पास, अल्लाह आपको पूरी शिद्दत से आप अल्लाह की पूजा कीजिए और अल्लाह आपको जो भी चाहिए वो दे देंगे। हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं। हम कौन होते हैं ऑब्जेक्शन करने वाले? आपके मन में जो जिस भी ईष्ट की आपको प्रार्थना लगे आप उससे कीजिए। हाँ, अब क्वेश्चन है कि क्या हम लॉ मानेंगे? लॉ तो आप भी नहीं मान रही हैं, शरिया तो आप भी नहीं लगाने को तैयार हैं।
अभी तो वीपीएन बैन हो गया था, बातें मैं कह रहा हूँ सुन तो रही नहीं आप। तो पॉइंट ये है कि हेलो, आप फ्रीज हो गई क्या रिभा जी? कैन यू हियर मी? हेलो, रिभा जी नहीं सुन पा रही है, शायद उनका वो फ्रीज हो गया। तो मैं वही कह रहा था कि देखिए, मल्टीपल आइडेंटिटीज कैन कोएग्जिस्ट, और इसी का जमाना है, इसी को मल्टीकल्चरलिज्म भी कहते हैं। और मैं ये चाहूंगा कि इस तरीके की सोच भारत के मुसलमानों में बढ़े, और ये कि अपनी आइडेंटिटी भारत की ज़मीन से अलग देखना वो बंद करे, और भारत की ज़मीन से अपनी आइडेंटिटी को जोड़े, इसी का ज़माना है। मोहम्मद बिन सलमान साहब भी अब इंटरेस्टेड नहीं है कि वो इस्लाम के नाम पे सऊदी अरेबिया सौंप दे तुर्कों को, या किसी कल को इंडियन आके उनके छाती पे बैठ जाए और बोले कि ये मक्का भी हमारा है, मदीना भी हमारा है इस्लाम के नाते, और हम इसको कंट्रोल करेंगे। वो ये नहीं चाहते, और वो राइटली सो, उनका जमीन है, वो उस पर वहां पे जैसे भी रहे। तो जी। अच्छा सर, आप क्या समझते हैं कि ये जो इतने इख्तलाफात है दोनों कंट्रीज के दरमियान, तो ये कभी ख़त्म हो पाएंगे? बिल्कुल खत्म हो गए, अगर जिस दिन आपका सेंस प्रिवेल करेगा। नेचर है जो है, जैसे आप कुदरत का निजाम कहती हैं, हम जिसको नैसर्गिक न्याय कहते हैं। तो जब आप लॉज ऑफ नेचर की बात करेंगे, वो सब चीज़ें ठीक कर देता है। मनुष्यों को बुद्धि अपने आप आ जाती है, इंसानों को विवेक अपने आप आ जाता है, बातें उनको समझ में आ जाती हैं। जैसे आज मोहम्मद बिन सलमान साहब जो कर रहे हैं, वो उनके पिताजी की मर्जी के बिना तो नहीं कर रहे होंगे ना। उनके जो पिताजी है, जिन्होंने उनको सोच समझ के, बहुत सारे ईयर्स थे, ऐसा तो था नहीं कि जो मोहम्मद बिन सलमान साहब के पिता हैं उनके पास बच्चों की कमी थी, बहुत सारे बच्चे थे, वो किसी को भी दे सकते थे, बट ही कॉन्शियसली चूज मोहम्मद बिन सलमान। और मोहम्मद बिन सलमान साहब को चूज किया गया है तो उनकी इन्हीं गुणों की वजह से चुन किया गया है। तो बिल्कुल ये आएगा, मैं आपको कह रहा हूँ 5 से 10 साल में, जब उन्होंने ताल ठोक दिए कि अब 5 से 10 साल में ये पूरे के पूरे अरेबिया में हम रेनेसांस ला देंगे, तो फिर आप और हमारी क्या बिसात है। पाकिस्तान तो वैसे भी वही करेगा जो, अगर वो बदल गए। देखिए, हमारे यहाँ का जो क्रिश्चियन है ना, वो अब सेक्युलर है। क्यों सेक्युलर है? क्योंकि यूरोप के लोग सेक्युलर है। तो जब आपके पिताजी बदलेंगे, आप अपने आप बदल जाएंगे, ये तो आप लिख के रखिए, क्योंकि वहीं से पैसा आएगा, वहीं से सब कुछ आएगा। आप सेल्फ सस्टेनेबल सोसाइटी कभी नहीं बन पाएंगे। तो वो आपको वैसी शिक्षा देंगे, और उसके बाद आपके अंदर चेंजेस अपने आप आएंगे। और चेंज की बहुत बड़ी लहर तो आपके यहाँ दिखने भी लगी है। जब आप दीपावली मना रही हैं चीफ मिनिस्टेरियल लेवल पे, तो बहुत बड़ा मैसेज दे रही है ना। आपकी जो वो थी, क्या नाम है, मरियम नवाज साहिबा, उन्होंने दिवाली सेलिब्रेट करी है, हर लोगों को 15,000 10,000 रुपए जो भी था टोकन अमाउंट इसे ही दिया ना। वरना आपके हिसाब से तो आप इसको एकदम गलत कह रहे थे। तो चूंकि अभी ये ऊपर के लोगों को समझ में आया है बात, आपको इसको यू हैव टू परकोलेट इट डाउन टू द ज़ाइटगाइस्ट, टू द मासेस। तो जब ये मासेस के पास ये पहुंचेगा तो देन दे विल बी बेटर। सही हो गया। तो सर, आपको लगता है कि आपका एक बड़ा अच्छा प्रश्न है, उसको ले लीजिए। कह रहे हैं अभिषेक, कैन आई बिकम लॉयर एट द एज ऑफ 47 इन इंडिया, एनी ऑनलाइन डिग्री अवेलेबल? सर, देयर इज नो एज टू बिकम अ लॉयर। आप कभी भी बन सकते हैं, मगर ऑनलाइन डिग्री नहीं लेनी है। आपको लॉयर बनने के लिए 3 साल का लॉ डिग्री करना पड़ेगा, 3 years ऑफ लॉ डिग्री। डीयू इज बेस्ट प्लेस, क्योंकि डीयू में कई लोग होते हैं जो 60 साल के, 70 साल के भी लोग होते हैं, वो लॉ पढ़ रहे होते हैं और प्रैक्टिस शुरू करते हैं। तो यस, यू कैन बिकम अ लॉयर। और डीयू के अलावा आप कहीं से भी जो भी 3 साल की डिग्री देता है, वहां पे आप एडमिशन लेकर के और अपनी लॉ की पढ़ाई शुरू कर सकते हैं। ऑनलाइन डिग्री आई थिंक कि, चूंकि मैं बीसीआई के रूल को जानता हूँ, दे डोंट अलाउ ऑनलाइन डिग्रीज। आपको 75% अटेंडेंस के साथ करना पड़ेगा। हाँ, आप कॉलेज में जा रहे हैं, कुछ अपना आप मैनिपुलेट कर सकते हैं कि उनकी सिस्टम में जा करके, अगर कोई कॉलेज तैयार है तो देन यू कैन डू, बट नॉर्मली मतलब ऑनलाइन तो नहीं होता ये, तो आई कैन अश्योर यू, आपको एडमिशन प्रॉपर रेगुलर स्टूडेंट को लेना पड़ेगा। और भी कोई क्वेश्चन सर से करना चाहते हैं तो वो नीचे कर सकते हैं। हाँ रिबा जी, बताइए। अच्छा सर, क्या अखंड भारत में, ये भी अच्छा अंकुर अग्रवाल जी का क्वेश्चन है, क्या अखंड भारत में पाक फिर वापस इंडिया में आएगा? सर देखिए, अखंड भारत का कौन, देखिए जर्मनी यूनाइट हुआ, ईस्ट जर्मनी, वेस्ट जर्मनी, और उनकी तो जो
ईस्ट जर्मनी का पार्ट था, वो तो कम्युनिस्टों के आइडियोलॉजी से चलता था। उन्होंने काफी वेस्ट जर्मन लोगों को मारा जब दीवार वो कूद फाड़ने की कोशिश करते थे। मगर एक चाहत होनी चाहिए दोनों तरफ से। अब पॉइंट ये है कि पाकिस्तान के लोगों को पाकिस्तानी बनाने के लिए या मुसलमान बनाने के लिए उन्होंने इतना एंटी इंडिया बना दिया है कि वो एक बार अगर थोड़ा सा रिलीजन को सॉफ्ट भी ले लें, मगर उनकी एंटी इंडिया फीलिंग इतनी स्ट्रांग कर दी गई है कि वो अब काउंटर इंट्यूटिव हो चुका है उनको। तो इट विल टेक। और आप मतलब मैंने कहा कल्चरली तो बिल्कुल पॉसिबल है, हम कोई पाकिस्तान को टेरिटोरियली मिला, अब आप टेरिटोरियली मिलाने का कोई फायदा होगा नहीं अगर वहां के लोग आपसे नफरत रखते हैं। तो इससे अच्छा है कि वो दूर रहे। पाकिस्तान अपने आप कल्चरली, जैसे ईस्ट जर्मनी वेस्ट जर्मनी के लोगों ने दीवार तोड़ी ना, तो पाकिस्तान के लोगों को ये रियलाइज करना है कि क्या वो ये दीवार तोड़ना चाहते हैं। मगर ये दीवार तोड़ करके अगर वो भारत को अरबिया और इसमें गजवाए हिंद और ये सब का अगर वो करना चाहते हैं कि आकर के यहाँ पे हम, वो बच्चों ने इनके गाया था ना गाना कि हम आएंगे दिल्ली में परचमे हिलाली फैलाएंगे, गाय के कबाब खाएंगे और ये सब, तो वो अब आप इस मानसिकता के साथ अगर आप आना चाहते हैं तो फिर आप उस मिलने का क्या करेंगे। देखिए, अगर आपके भाई से आपका नहीं बनता है तो आप रिश्ता तोड़ देते हैं, खत्म कर देते हैं। फिर जबरदस्ती का रिश्ता रखने का कोई फायदा नहीं। अगर दूसरा वाला भाई आपके और आपके कल्चर के प्रति सिंपैथी नहीं रखता है, सेम विद पाकिस्तान, तो बिल्कुल पॉसिबल है। क्यों नहीं पॉसिबल है? पाकिस्तान के लोगों को सेंसेस आ जाए, रिलीजन को पर्सनल मैटर बनाएं और अपनी सारी आइडेंटिटियों को अपनाएं। क्या मुसलमान होने के लिए आप भारतीय नहीं हो सकते? ये कहाँ लिखा हुआ है? क्या भारत में मुसलमान नहीं है वो अपने आप को भारतीय नहीं कहता? वो अपने आप को भारत का बेटा नहीं मानता? वो अपने आप को इंडियन नहीं कहता? ये तो मानसिक दिवालियापन। अभी मैंने आपको सुनाया वो जो मुसलमान मौलाना साहब थे जिन्होंने रामवीर सिंह को जिताया, वो तो यही कह रहे हैं कि भाई ठाकुर रामवीर सिंह को हमने क्यों जिताया, क्योंकि हम भी यहाँ पे ठाकुर ही थे पहले, तब हम शेख में कन्वर्ट हुए। तो उनको धीरे धीरे ये बात अगर समझ में आ रही है तो एक दो जनरेशन को वो अगर अपने बच्चों को, चूंकि देखिए मैं ये मानता हूं ना कि 1947 के बाद भारत में कम्युनिस्टों ने ज्यादा डैमेज किया, मुसलमानों ने उतना डैमेज नहीं किया, क्योंकि उनको गुमराह करने वाले वो थे। देखिए, जब देश का बंटवारा हुआ और उसके बाद अगर सही पढ़ाई जाती और इंडिया की ग्लोरियस हिस्ट्री को बताया जाता, तो फिर जो यहाँ का मुस्लिम था वो एक रोल प्ले करता वहां के मुसलमानों को कि देखो तुमसे गलत हो गया। मगर कम्युनिस्टों ने क्या किया कि उन्होंने कुछ और ही बात कर दी। उन्होंने भारत की पूरी समस्या जो है वो ब्राह्मणों को बता दिया। और वो कम्युनिस्ट जो है वो आज भी किताबें, दे आर पॉपिंग आउट बुक्स लाइक चेरी, की वो जो भी मन में आता है वो अनशर्ट लिखते हैं बिना किसी प्रूफ के। तो कम्युनिस्टों ने ज्यादा डैमेज किया। अदरवाइज अगर आप 10 साल, जैसे अगर रामवीर सिंह कन्विंस कर सकते हैं, अगर ठाकुर रामवीर सिंह 60% मुसलमानों को ये कन्विंस कर सकते हैं कि तुम हमारा ही हिस्सा हो, हमको वोट दो, तो आप भी बाकी मुसलमानों से, इसका मतलब है वो सुनने को तैयार हैं। इसका मतलब है वो सुनने को तैयार हैं। ये कहने का तरीका आना चाहिए। आप तुष्टिकरण बंद करें, जैसे वक्फ बोर्ड है, वक्फ का लॉ है, बिल्कुल खत्म करना चाहिए वक्फ का लॉ। स्पेशल ट्रीटमेंट, आप किसी चीज को इंसेंटिवाइज करेंगे तो वो वही चीज बनता रहेगा। आप अपने बच्चे को यदि वो सारा गलत काम कर रहा है और उसके बाद आप उसको गलत काम से रोकने के लिए पैसे दे रहे हैं, तो वो तो पैसा लेता रहेगा, क्योंकि उसको पता है कि जब तक वो गलत काम करेगा ये पैसा मिलेगा। जिस दिन वो गलत काम करना बंद कर दिया आप उसको पैसा नहीं देंगे। तो यू कैन नॉट इंसेंटिवाइज समथिंग। भारत में इंसेंटिवाइज किया गया, आप रिजर्वेशन दे दो तो कौन छोड़ेगा अपना रिलीजियस आइडेंटिटी, क्योंकि रिलीजियस आइडेंटिटी के नाम पे उसको रिजर्वेशन मिल रहा है। भारत में एक आज के डेट में होड़ लगी हुई है, सब कोई नीची जात का बनना चाहता है। क्यों? क्योंकि उससे रिजर्वेशन मिलता है, उससे कुछ फायदे मिलते हैं एडमिशन में बच्चों के, तो कौन नहीं चाहता। एक बार मेरे घर पे, मुझे याद है क्योंकि मेरे भाई साहब जो है वो फूड एंड सिविल सप्लाईज में है, तो एक बड़े ही हमारे कॉलोनी के सज्जन थे, वो कार से उतरे और आकर के मेरे भाई साहब से बोले कि भाई जरा वो बनवा दो मेरा एक बीपीएल कार्ड। आपको पता है अंत्योदय कार्ड बनता है जिसमें गरीब, जो बहुत गरीब लोग होते हैं उनको कुछ फायदे मिलते हैं उस कार्ड के। तो अगर आप इंसेंटिवाइज करोगे, जो कि ये कांग्रेस करना चाहती है, रिजर्वेशन दे करके फिर वो सब करके, तो फिर वो और कट्टर होंगे। लेकिन आप उसको डिसइंसेंटिवाइज करोगे तो आएंगे, जैसे मोहम्मद बिन सलमान साहब डिसइंसेंटिवाइज कर रहे हैं। तो बॉटम लाइन यही है कि आप समझाएंगे तो बातें समझ में आती हैं। 100 में से 100 कोई नहीं मानेगा। कोई भी थ्योरी, आइडियोलॉजी आज तक ऐसी पैदा नहीं हुई ऑन द फेस ऑफ अर्थ की उसको 100 में 100 लोग मान लें। तो हमारा आपका टारगेट होना चाहिए 100 में 50 लोग मान लें, 60 लोग मान लें, बस बात खत्म।
अगर उनको ये बात समझ में आ रही है कि हम मुसलमान भी हैं एट द सेम टाइम और भारतीय भी हैं एट द सेम टाइम, और हमें अपने कल्चर से, अपने पूर्वजों से नफरत करने का कोई कारण नहीं है, तो बात खत्म हो जाएगी। उनको तो नफरतें ही बंद करनी है ना, हमें ये तो कहना नहीं कि तुम मुसलमान होना बंद हो जाओ, हम तो ये नहीं कह रहे, हम कह रहे हमसे नफरत करना बंद कर दो। तो उनको ये सीखना है कि हमसे क्यों मोहम्मद बिन सलमान साहब हमें गले लगा रहे हैं, यूएई का जो बंदा है वो हमें गले लगा रहा है, अल नहयान साहब, अबू धाबी जो है मंदिर बना के दे रहा है, तो क्यों ऐसा कर रहा है? बिल्कुल। तो ये बात करने के तरीके के ऊपर है। आप समझाइए, अपने लोग हैं, अगर वो मिलना चाहेंगे तो दीवारें टूटेंगी, मगर वो दीवारें टूटने से क्या फायदा होगा? अगर वो आपको गजवा हिंद करके भी दीवार तोड़ा जा सकता है, और दीवार इसलिए भी तोड़ा जा सकता है कि नहीं हम दो भाई थे और गलत फहमियां हो गई, अब आओ हम मिलके रहें। आपके घर में किस ईष्ट को पूजा जाता है ये बताने की जरूरत क्या है? क्या बताने की जरूरत है कि आपके दिमाग में राम चल रहे हैं या अल्लाह चल रहे हैं? जो भी आपको अच्छा लगता है आप जाइए उनसे अपना पूजा पाठ कीजिए, और उनके थ्रू आप जो भी आप पाना चाहते हैं पाइए, पर्सनल अफेयर रखें, बात खत्म हो जाएगी। तो वेरी मच पॉसिबल अगर बात ठीक से किया जाए तो। जी बिल्कुल सर, थैंक यू सो मच सर कि आपने हमारे व्यूवर्स के लिए टाइम निकाला। व्यूवर्स अपनी राय का इज़हार नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। हर्षिता जी पूछ रही है मुतालिया पाकिस्तान का क्या हुआ? भाई रिवाहा जी आप किताब ले आइए, मुतालिया पाकिस्तान की सीरीज हम और आप शुरू करते हैं। ठीक है सर, मैं कल मैं यूनिवर्सिटी गई हुई थी, तो हमारा एक लेक्चर था, बड़े रिस्पेक्टेबल मेरे सर हैं। वो ये कहते हैं कि हमें अपने मतलब मैं बड़ी शॉक्ड हुई उनके व्यूज़ सुनकर, और उन्होंने कहा कि हमें अपनी एजुकेशन पॉलिसीज़ पे वर्किंग करने की ज़रूरत है। जो निसाब हमने 1947 से मुतालिया पाकिस्तान जैसे अपने वो निसाब रखे हुए हैं, उस पर हमें काम करने की ज़रूरत है। तो हिस्ट्री को ठीक ठीक तरीके से पढ़ाने की ज़रूरत है। यानी कि उन्होंने इस तरह की बात की, तो मैं मतलब मुझे ऐसा लगता है कि हमारी किसने? सोसाइटी मेरे प्रोफ़ेसर हैं, तो मतलब मुझे ऐसा लगता है कि हमारी सोसाइटी में भी बहुत प्रोग्रेसिव लोग हैं, जिस पर हम जो है चीज़ों को बेहतर कर सकते हैं, और हमें अच्छी होप रखनी चाहिए। थैंक यू सो मच सर, और व्यूअर्स आपका भी बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे व्यूअर्स के लिए टाइम निकाला, और हम जो आगे आने वाले सेगमेंट्स जो हैं वो कंटिन्यू करेंगे। और मुज़फ़्फ़र भाई भी गए हुए हैं आउट ऑफ सिटी, सो दैट्स व्हाई मैं आपसे उनको भी काफ़ी दिन हो गए ऐड नहीं कर सकी, तो वो आएँगे तो फिर हम जो है मुतालिया पाकिस्तान पे प्रोग्राम करेंगे। नेक्स्ट प्रोग्राम तक के लिए हमें दें इजाज़त दें। थैंक यू सो मच।